नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में 5 युवकों की जान गई है। 5 युवक की मौत सड़क हादसे में, देखिए, कार के गड्ढे में पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। अनंत मेला घूमकर ये सभी लोग वापस लौट रहे थे, जिस दौरान कार जो है हादसे का शिकार होती है। पानी से भरे गड्ढे में ये कार पलट गई। कलियागंज मोड़ की ये घटना, जहां पर हादसे में 5 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। सहयोगी सतीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या ये रफ्तार का कहर है जिसने इन 5 युवकों की जान ले ली? जी बिल्कुल, रफ्तार का कहर ही है। दरअसल पलासी प्रखंड में जो है अनंत मेला लगता है और ये सभी युवक जो है 20 से 35 वर्ष के बीच के हैं। अनंत मेला देखकर जो है लौट रहे थे और अगले सुबह 3 से 4 बजे सुबह की यह घटना है, जब पलासी कलियागंज मार्ग पर जो डाला मोड़ है वहां पर जब टर्न लेते हैं तो इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और पानी भरे गड्ढे में जाकर गिर जाती है और 5 के 5 युवकों की वही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जहां पूरे इलाके में मातम का माहौल है, वहीं पर जो पुलिस है वहां पहुंच चुकी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज रही है। जी सतीश, ये सभी 5 युवक क्या अररिया के ही रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, अररिया के पलासी प्रखंड के का जो कलियागंज है, ये सभी युवक कलियागंज के ही रहने वाले हैं और पलासी प्रखंड मुख्यालय में जो अनंत पूजा होती है वो मेला देखकर कलियागंज अपने घर वापस जा रहे थे, तभी यह बड़ा हादसा होता है। कलियागंज मार्ग जो डाला मोड़ कहते हैं वहीं पर ये हादसा होता है और सभी कलियागंज के निवासी हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए। तो तेज रफ्तार कार जो है वो पानी भरे गड्ढे में किस तरह से पलट गई और उसके बाद 5 युवकों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। और अब बात वैशाली की बेटी की, जिसमें गुनहगार कानून की जद में आते दिख रहे हैं। कल एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा जल्द होने की उम्मीद जगी है। तो वैशाली इस पूरे प्रकरण मामले में बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, हालांकि गिरफ्त में वैशाली के गुनहगार आ चुके हैं। नाबालिग हत्याकांड मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग हत्याकांड मामले में ये चारों गिरफ्त में आए। दशरथ मांझी जो है वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। कल दशरथ मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं और आरोपियों में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। पहचान छिपाने के लिए इस नाबालिग की हत्या कर दी जाती है और आज इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जो है वो कर सकती है। आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से बयान सामने आ सकता है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जिसमें वैशाली के गुनहगार जो हैं इस वक्त गिरफ्त में हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दशरथ मांझी को पुलिस ने, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, गिरफ्त में लिया है और इस पूरे प्रकरण में एक महिला के शामिल होने की बात भी सामने आती हुई। 14 सितंबर को नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस को 7वें दिन यानी कि कल तब जाकर बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब एक संदिग्ध को पुलिस ने धर दबोचा गया। यह संदिग्ध दशरथ मांझी है, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसको आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसे कल जमकर भीड़ ने पीटा भी था। दशरथ मांझी को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस ने पूछताछ की है और खबरें ये कि पूछताछ के बाद दशरथ मांझी ने अपने 3 अन्य साथियों के नाम भी उगल दिए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आपको बताते चलें कि दशरथ मांझी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इलाके के लोग दशरथ मांझी को साइको किलर तक कहते हैं। फिलहाल ये भी जानकारी, जिसके मुताबिक नाबालिग के 4 गुनहगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनकी निशानदेही पर 14 सितंबर से ही गायब लड़की की साइकिल और
स्कूल बैग, जिसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर साइकिल और स्कूल बैग की बरामदगी अब तक क्यों नहीं हो पाई। पुलिस इसके पीछे शामिल तमाम जितने गुनहगार हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्त में ले पाई। तो अब ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हालांकि इस वक्त सामने आ रही है। चारों गिरफ्त में, और जो टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ आपको शख्स नजर आ रहा है जिसे भीड़ मार रही है, पीट रही है, ये मुख्य आरोपी है दशरथ मांझी, जिसे डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से। जब पूछताछ की गई है तो इस शख्स ने अपने 3 सहयोगियों के नाम भी बता दिए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, तो हम ये माने कि आज किसी भी वक्त पुलिस खुलासा करेगी, चारों गिरफ्त में, यही 4 इस पूरे हत्याकांड में शामिल? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है कि आज पुलिस की ओर से इसका खुलासा कर दिया जाए। हालांकि अभी तक इसकी सूचना प्रेस को नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि वो तमाम बातों को, तमाम बिंदुओं को फूंक कर देख रही है, और जैसे ही वो इस तैयारी में आ जाएगी कि अब सार्वजनिक कर दिया जाना है, खुलासा किया जाना है, तो हो सकता है वो प्रेस को ब्रीफ करे, क्योंकि यही तरीका है पुलिस वालों का ये अपने बताने का। लेकिन जो पूरी घटना में पुलिस पे पिछले 1 सप्ताह से दबाव बना हुआ था, तमाम पुलिसकर्मी और जो इनकी टीम थी, SIT वगैरह लगी हुई थी। अब पुलिस का कहना है कि वो बिल्कुल जो खुलासा किया जाना है। राजीव, जरा ये बताइए कि ये जो चारों गिरफ्त में है, क्या ये उसी इलाके के, उसी जगह के रहने वाले जहां पर नाबालिग रह रही थी? क्या नाबालिग के परिवार वाले इन लोगों को जानते पहचानते हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो ये है, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो पुलिस के अंदर खाने से जो खबरें आ रही है वो यही है कि ये तमाम लोग उसी गांव के हैं जिस गांव की वो लड़की रहने वाली थी। बस बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पर इन लोगों का घर है, और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग इसमें शामिल थे और इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। अब ये घटना क्यों हुई है, इस कारण के बारे में अभी तक पुलिस को स्पष्ट नहीं कर पाई है, और ये चर्चा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या पुलिस इसका खुलासा करेगी और लोगों को सार्वजनिक करेगी, उस समय तमाम बातें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चारों आरोपी जो हैं गिरफ्त में है, इसमें एक महिला भी शामिल। हालांकि किस वजह से घटनाकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम चीजें साफ होती नजर आएंगी। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। हाजीपुर से यह खबर आ रही है, जहां हरिहर नाथ ओपी थाना क्षेत्र के रेल परिसर स्थित रेलवे क्वार्टर में एक महिला रेलकर्मी की हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ये बताया जा रहा है कि मृतक महिला सुनैना देवी माइक्रो रेलवे कॉलोनी क्वार्टर GB 8 में अकेली रह रही थी। मृतक महिला के शव को देखने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी 2 दिन पहले ही हत्या की गई थी। मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जाहिर की है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही इस पर किसी तरह का कोई खुलासा किया जाएगा। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां ज्वेलरी शॉप लूटकांड में 3 अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, ज्वेलरी शॉप लूटकांड मामले में 3 अपराधी गिरफ्त में हैं। 1 करोड़ सोने की लूट मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। कल रात ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया था, लूटपाट की गई थी। स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने इस दौरान गोली मार दी थी। पुलिस ने लूट के ज्यादातर सोने को बरामद भी कर लिया है। हालांकि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो कल रात की यह घटना है, जहां पर पुलिस ने लूट के ज्यादातर सोने को तो बरामद कर लिया है और बहुत जल्द इससे लेकर खुलासा करती नजर आएगी। मधुबनी में करीब 2 महीने बाद फिर से कोरोना की दहशत देखी जा रही है। दरअसल यहां पिछले 3 दिनों में दिल्ली और मुंबई से आने वाले कई यात्रियों के एंटीजन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने फिलहाल पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सिविल सर्जन के मुताबिक सोमवार तक मधुबनी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई से आने वाले 69 यात्रियों की कोरोना एंटीजन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि पॉजिटिव पाए गए किसी भी यात्री में कोरोना के किसी तरह के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन पर ही रखा गया है। वहीं सिविल सर्जन ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है।
लेकिन 1-to-1 कन्वर्सिंग कम्युनिकेशन आप लोगों की बात वो लोग ज़्यादा मानेंगे। तो अब बच गई बात सिर्फ कि हमको पूरा सैंपलिंग करके केस को खोजना है, जो केस मिल गया उसको आइसोलेट करके ठीक कर देना है, वैक्सीनेट करते रहना है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है सो जो मास्क लगाना हुआ, डिस्टेंस मेंटेन करना हुआ, सैनिटाइजेशन पर ध्यान, हाथ धोते रहिए, ये सब के बारे में पूरा जो मतलब कि जोर देना, इसका इंपॉर्टेंस बताते रहना हर एक आदमी को, अगल बगल वाले को। कटिहार में कोविड टीका को लेकर वसूली का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे टीका केंद्र में टीका देने के नाम पर लोगों से 100 रुपए वसूल रहे हैं। वसूली के खेल पर हल्ला न मचे, इसलिए कर्मियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से पड़ोसी राज्य बंगाल से टीका लेने आने वाले लोगों को निशाना बनाया है और जत्थे में आ रहे इन लोगों से एक मुश्त रकम वसूली जा रही है। टीका लेने के बाद कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपने इस बयान को दर्ज करवाया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मनिहारी अनुमंडल के एसडीओ को इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य बंगाल में अब तक कोविड टीकाकरण की व्यवस्थित नहीं होने की वजह से, जो वहां पर टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हर दिन बंगाल बॉर्डर से सटे बड़ी संख्या में लोग टीका लेने के लिए कटिहार पहुंचते हैं और इसी दौरान ये खुलासा सामने है। बंगाल से क्या करने आए? वैक्सीन लेने। कहाँ? यही अहमदाबाद में। क्या हो गया? वैक्सीन हो गया। क्या हुआ? वैक्सीन हो गया, 100 रुपया करके लिया। 100 रुपया करके लिया जी। आपका लिया? हाँ लिया है। कितने आदमी थे आप लोग? 17 आदमी। सबसे लिया? सबसे लिया। हाँ, इसमें अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वेस्ट बंगाल निवासी किन्हीं व्यक्ति ने कैमरा पर कहा है कि वो 17 के ग्रुप में आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने वैक्सीन लिया है और उस क्रम में सभी से 100 रुपये लिए गए हैं। तो मैंने एसडीओ मनिहारी को इसकी जांच करने का आदेश दिया है और अगर ये सही पाया जाएगा तो जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उनके ऊपर लिया जाएगा। बांका को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन करने वाले हैं। बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। मंदार पर्वत पर यह रोपवे का उद्घाटन होने वाला है और देखिए अब शिखर तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त आपको देना होगा और आप मंदार पर्वत के शिखर पर मौजूद होंगे, उसके विहंगम तस्वीरों को देख पाएंगे, वहां की प्राकृतिक खूबसूरती को नजदीक से निहार पाएंगे। 1000 रुपए की जगह अब 80 रुपए लगेंगे। इस रोपवे का उद्घाटन जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। बिहार में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में बांका जिले स्थित मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इस तरीके का यह मात्र दूसरा रोपवे है जो बांका के इस मंदार पर्वत पर बनाया गया है। पहले यहाँ जब पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए लोगों को घंटों वक्त लगता था, काफी लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब इस रोपवे के बन जाने के बाद लोगों को ऊपर जाना काफी आसान हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर रहे हैं और मंदार पर्वत के बारे में यदि हम बात करें तो कई पौराणिक मान्यताएं हैं इस पर्वत को लेकर के। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पर्वत का इस्तेमाल किया गया था और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और लोगों को, खासतौर पर जो आसपास के जो लोग हैं या फिर बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों के लिए एक सौगात है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उन्हें देने जा रहे हैं। एक रोपवे राजगीर में है, बिहार का पहला रोपवे, और दूसरा रोपवे मंदार पर्वत पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। शेखपुरा में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है। एपीएससी का भवन तो बना दिया गया लेकिन यहां हमेशा ताला लटका रहता है। फाइलों में डॉक्टर और कर्मचारियों की तैनाती भी है लेकिन यहां कोई पहुंचता नहीं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार कई दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी हम शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत 30 गाँव है जहाँ एडिशनल पीएससी बनाया गया है। सभी सुविधा की बात कही जा रही है, कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन हम एक बार भी यहाँ जब टीकाकरण का कार्य होता है तभी आपको अस्पताल में
ये अस्पताल नज़र आएगा आपको, अन्यथा ये ताला लगा रहता है, कभी खुलता नहीं है। इसके अंदर में जो है वो जंगल की स्थिति बन गई है, कोई आदमी या कोई मरीज इसमें नहीं जा सकता, ये स्थिति बनी हुई है। और आप समझ सकते हैं कि जब ये स्थिति अस्पतालों का, गांव के अस्पतालों का है, तो गांव में जब मरीज आते होंगे तो उसका इलाज किस तरह से हो पाता है। अभी गांव के लोग भी मौजूद हैं, हम गांव के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था इस अस्पताल का है। बताइए तो कि जब यहाँ जो अस्पताल की क्या स्थिति है, कब खुलती है? अस्पताल का स्थिति है कि जब वैक्सीन का वैक्सीनेशन बुधवार या शुक्रवार का टाइमिंग आता है तो बच्चा का जैसे वैक्सीन वगैरह पड़ता है उसी टाइम खुलता है। और दूसरी बात रह गई कि यहाँ अस्पताल का ढांचागत कुछ किया ही नहीं गया है। बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, बहुत सारे जगह पे विधायक दावा कर रहे हैं कि हम ये खुलवाते हैं, वो खुलवाते हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, संसद कर रहे हैं। 23 राजस्व गाँव होते भी, यहाँ 5 से 7 गाँव का क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पे कुछ विकास का नामो नतीजा कुछ नहीं है। तीसरी बात रही कि सफाई का तो छोड़िए मत, यहाँ पे दवा भी अवेलेबल नहीं है। दवा अगर हो तो दवा भी अवेलेबल नहीं है। सिविल सर्जन लोग कहते हैं साल भर में भी निरीक्षण नहीं आते। अस्पताल खुलने का वही मान लीजिए 8 दिन, साल महीना भर में 8 दिन खुलता है, बस उससे ज़्यादा ना खुलता है। आप बताइए क्या स्थिति अस्पताल का यहाँ? गड़बड़। खुलती है अस्पताल? नहीं खुलती। कोई कर्मी भी नहीं आते हैं? कभी नहीं। ये ताला लगा रहता है? ताला लगा हुआ रहता है। इलाज जब कहाँ करवाते हैं आप लोग? इलाज बरवे जाना पड़ता है। आप बताइए क्या स्थिति है अस्पताल का? अस्पताल का हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे कोई कर्मी आता ही नहीं है। ऊपर से आप खुद देख रहे हैं पूरा साफ सफाई के नाम पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं, शून्य बराबर है, 0 दम है यहाँ पे। मरीज को जाना पड़ता है बरेगा अस्पताल, वहाँ पे जाके चेकअप कराते हैं तब जाके कुछ होता, नहीं तो ये तो बस ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। इस अस्पताल में 23 एडिशनल एपीसी में जो बात है, यहाँ कर्मी भी हैं, डॉक्टर का भी डिप्टेशन है, नर्स भी यहाँ काम कर रही हैं, रजिस्टर में अंकित है, लेकिन अस्पताल नहीं आती है। अस्पताल का ताला भी नहीं खुलता है, जिसके कारण गांव के लोगों को पर बीघा जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। रात की अगर बात होगी, अगर घटना होती है तो मौत भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का दावा यहाँ खोखला साबित हो रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। अररिया में फर्जी आधार कार्ड बनाकर भू अर्जन विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल कुरसा कांटा के बलचंदा में एक शख्स ने किसी और की जमीन का फर्जी दस्तावेज बना लिया और भू अर्जन से भुगतान ले लिया। मामला सामने आया तो डीएम के आदेश पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सांसद प्रदीप सिंह ने विभाग की मिली भगत से बड़े मेल का आरोप लगाते हुए मामले में विजिलेंस से घोटाले की जांच करवाने की बात कही। देखिए, ये भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा, और इसकी जानकारी जिला अधिकारी को भी मैंने समय पे दिया है, और मेरे विस्तृत मीटिंग में उठाने के बाद बैठक में वह जांच किया गया, और जांचोपरांत अभी तो एक मामला 1 करोड़ का आया है। हमें जो जानकारी मिली है, सभी किसानों से, चाहे रेलवे में हो चाहे बॉर्डर रोड में हो, 10% यानी 10% रुपया लेके यह भुगतान किया है, और भारी अनियमितता किया है, और भारी पैसा लोगों का ठगा है ये। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के ठिकानों पर रेड की जा रही है। पटना जिले के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के ठिकानों पर इस वक्त विजिलेंस टीम की तरफ से रेड होती हुई नरेंद्र कुमार के 9 ठिकानों पर ईओयू की तरफ से ये छापेमारी इस वक्त हो रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये पूरा मामला, करोड़ों की अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप इनके ऊपर है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस वक्त इनके 9 ठिकानों पर छापेमारी होती हुई सोमवार को आर्थिक अपराध थाने में इसे लेकर केस दर्ज किया गया था, और अब यह कार्रवाई इस वक्त शुरू होती हुई। और सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एक एक कर ये सीधे तौर पर माना जाए कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई के मूड में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विभाग लगातार पिछले कुछ दिनों से आर्थिक अपराध इकाई जो है वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को न सिर्फ चिन्हित कर रही है, बल्कि एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के अंदर जो है छापेमारी भी कंडक्ट कर रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो नीतीश कुमार है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार 0 टॉलरेंस रखती है, और उसी की ये वानगी जो है, ये तस्वीर जो है वो लगातार नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले जहाँ बिहार के
IPS अधिकारी के घर पे ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। आज यहाँ पे जो बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, सिपाही के पद पे पदस्थापित हैं, तो इनके भी 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनके जो सगे संबंधी हैं उनके भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और जो इनके खिलाफ शिकायत मिली थी आर्थिक अपराध इकाई EOU को कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और करोड़ों की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, जिसकी पड़ताल जो है वो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कर रही है। पूरी फहरिस्त तैयार किया है टीम ने और उस फहरिस्त के तहत 9 ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि छापेमारी के बाद जो भी चीजें मिलेंगी, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति हो, दस्तावेज हो, बैंक बैलेंस हो, सभी को जो है वो सूचीबद्ध करके इनके खिलाफ आगे जो कानूनी कार्रवाई है कोर्ट में। बिल्कुल, और ऐसे तमाम लोगों के ऊपर अब कार्रवाई EOU की तरफ से होती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।